भगवद गीता में एक 16वें अध्याय में आता है शब्द सत्व संशुद्धि। मुझे कुछ आप जैसे बता रहे हो कि पारदर्शिता बढ़ती है और ये सब है, तो तमस जितना कम होता जाता है मेरे मैं तो तमस का सॉलिडिफिकेशन है जब वो बहुत तगड़ा हो जाता है, कुछ और सोच ही नहीं पाता। तो अब जो सात्विक होता है वो थोड़ा बहुत ढीला ढाला होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस, ये जैसे 3 स्टेजेस है, मोर और लेस अपना मैं भी वैसे ही होता है। तो इस फर्क को व्यावहारिक धरातल पे कैसे पाटना? पहले तो इस चीज को बौद्धिक रूप से ही सही, इंटेलेक्चुअली ही सही समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम करने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट द डूअर्स। हमारे माध्यम से चीज़ें घटती हैं, पहले तो ये। फिर तमस, रजस और सत्व जिसकी बात गीता ने भी कही, अध्यात्म साहित्य ने तमाम जगह पर कही, उनकी बातें भी समझ में आएंगी और हम समझ पाएंगे। वस्तुतः कहते हैं कि हम इन 3 तत्वों से मिलकर ही बनते हैं। ना हम इनको कम करते हैं, ना हम इनको ज़्यादा करते हैं, इनका ही अपना संतुलन गति करता रहता है। और ये खोज भी देखा जाए भारतीय अध्यात्म की बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पदार्थ के 3 कणों की खोज से पदार्थ बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ऐसे तमस, रजस और सत्व से। लेकिन लोग क्या है, इनमें भी उलझ जाते हैं। ये जब हमारे गुण हैं, हमारे गुणधर्म हैं, तो इनके पीछे जो खड़ी चेतना है, द 4th स्टेट, तुरीय, बस उसमें जाना है और इन 3 को अपने ढंग से उमड़ने घुमड़ने देना है। और सुबह से रात तक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जीवन मुक्त ज्ञानी हो, कोई बुद्ध हो, अवतार हो, या इनके बोध में न गया व्यक्ति हो, वो इन तीनों में ही गति करता है। एक ही चीज़ किसी में नहीं होती। जैसे कोई भी पदार्थ 3 कणों से ही मिलकर बनेगा, एक से नहीं बनेगा। तो इन 3 तत्वों से, और सबकी ज़रूरत है। रात में जब विश्राम चाहिए तो तमस चाहिए, या दिन में भी विश्राम चाहिए, शरीर थक रहा है तो तमस चाहिए। तमस अंधकार जैसा है और उसका अर्थ भी अभिप्राय है। संस्कृत और हिंदी के वर्ड्स बड़े खूबसूरत हैं। तमस, उसका अर्थ अंधेरा होता है, और वो कहते हैं तमस एक तत्व भी है आपके अंदर, और अंधेरा ही विश्राम का समानांतर है। विश्राम हम करते हैं तो अंधेरे में चले जाते हैं। तो विश्राम के लिए तमस का तत्व जरूरी है, और शरीर विश्राम चाहता है, मन भी विश्राम चाहता है। सक्रियता रजस का गुणधर्म है। जब सक्रियता होगी तो रजस का तत्व प्रभावी होगा। तो सुबह उठने के बाद जब हम सक्रिय हुए तो रजस अपना काम करने लगा, वो अपनी तरह से सक्रिय हो गया। लेकिन कोई रजस में भी पूरी तरह नहीं रह सकता, कोई तमस में भी पूरी तरह नहीं रह सकता। दोनों का संतुलन चाहिए। फिर तीसरी चीज भी एक सत्व है। ये भारतीय अध्यात्म की बड़ी ही अद्भुत खोजों में से है, बड़ी देखा जाए प्यारी खोजों में से है कि ये 2 चीज़ें तो जीवन के लिए ऐसा लगता है काफ़ी हो गई, पर्याप्त हो गई, कि सक्रियता और विश्राम। लेकिन भारतीय अध्यात्म कहता है कि तीसरी चीज भी है सत्व। हमारे अंदर की विवेकपूर्ण चेतना। करना घट रहा है, क्रियाएं घट रही हैं, और क्रियाओं में जागरण भी हो सकता है। और जब जब क्रियाओं में जागरण प्रवेश करता है, यानी कि हम जाग कर पूरे होश से, पूरी सचेतनता से कोई क्रिया करते हैं, तो सत्व प्रभावी है। और जब हम क्रिया करते हैं और सोए हुए अनकॉन्शियस स्टेट में करते हैं, तो तमस में लिपटी हुई क्रियाएं, हमारी क्रियाएं जो रजस की पृष्ठभूमि में हो रही हैं, वो दोनों तत्वों में मिल सकती हैं, तमस में और सत्व में। रजस बीच में इसलिए पड़ गया, वो दोनों से एक्लिप्स्ड है, दोनों उस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक व्यक्ति मूर्छा की स्थिति में अनकॉन्शियस स्टेट में क्रियाएं करेगा, एक संभावना ये है,
और एक व्यक्ति अवेकन और जागरण स्थिति में, जागृत स्थिति में क्रियाएं करेगा, सक्रिय होगा, उस सत्व की स्थिति है। दोनों आएंगे जाएंगे। अब इन्हीं मात्राओं के घटने बढ़ने से व्यक्ति के अंदर बोध की जो घटना है उसका प्रवेश होगा। अगर रजस के ऊपर तमस का प्रभाव बहुत रहेगा, सक्रियता के ऊपर उसकी अनकॉन्शियसनेस का, अचेतनता का, तो बोध ढका रहेगा। और अगर उसकी सक्रियता के ऊपर सत्व का प्रभाव बहुत आ जाएगा, यानी सचेतनता का, कॉन्शियसनेस का, तो बोध घट जाएगा। व्यक्ति के अंदर बोध तो समाया ही हुआ है। तो ये केवल एक प्ले है, प्ले ऑफ दीज फोर्सेस, इन तत्वों का खेल है। तीनों से ही व्यक्ति संचालित है, तीनों की जरूरत है। ज्ञानी व्यक्ति या जीवन मुक्त व्यक्ति वो है जो इन तीनों के खेल को समझ लेता है और उसके पीछे खड़ा होकर उन तीनों का दृष्टा हो जाता है। जब विश्राम में जाना होता है वो विश्राम में चला जाता है, जब सक्रिय होना होता है वो सक्रिय हो जाता है, उसका कोई संघर्ष नहीं। आम व्यक्ति का बहुत संघर्ष है इन सारी चीज़ों से, वही तमस को प्रभावी करता है। फिर भारत में इन सब चीज़ों को लेकर बहुत एक कर्मकांड भी पैदा हो गया, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक जीवन, तामसिक जीवन, और वो सब बड़ा गड्ढ-मड्ढ है, क्योंकि उसमें करने वाले का बोध बहुत है। तुम तामसिक भोजन करोगे तो ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। जितने व्रत उपवास लोग रखते हैं देखिए कितना उनका कर्ता हावी है। सात्विक भोजन वही है जब भोजन करने वाले को ये एहसास ही ना हो कि मैं भोजन कर रहा हूँ, जो अस्तित्व दे दे वो खा ले, जो अस्तित्व ना दे वो ना खाए। अस्तित्व सामने ले आए तो कौन जाने क्या। और कई बार वो सात्विक का आयोजन बड़ा महंगा और बड़ा प्रयास वाला पड़ जाता है, और उसके बाद भारत में सात्विकता की धाराएं बहती हुई तो दिखती नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसके बाद सात्विकता की धाराएं बह निकली हों। तो ये सब कर्मकांडों में उलझ कर रह जाती हैं चीज़ें। सात्विक व्यवहार वही है जब हमारी नॉन डूअर स्टेट, हमारी अकर्ता की स्थिति प्रभावी हो गई हो, हम भीतर दृष्टा हो गए हों, और तब यकीन मानिए संतुलित व्यवहार ही होगा, क्योंकि वहाँ पर वो संतुलन ही है। हमसे असंतुलित कुछ होगा ही नहीं, चाहे वो भोजन हो, चाहे क्रियाएं हो, चाहे विश्राम हो, सब एक अभूतपूर्व संतुलन में होगा। अभी तो क्रिया वाला व्यक्ति वर्कहोलिक हो सकता है, न्यूरोटिक हो सकता है। विश्राम वाला व्यक्ति भी न्यूरोटिक हो सकता है कि पड़ा ही हुआ है, डिप्रेशन की स्थिति उसके ऊपर हावी हो गई, उठा ही नहीं जाता, वो पड़ा ही हुआ है। और वर्कहोलिक कंडीशन हो गई, न्यूरोटिक, वो काम ही किए चला जा रहा है, सोता ही नहीं, और धीरे धीरे शरीर मन उसका कोलैप्स हो रहा है, क्षीण हो रहा है। दोनों की आवश्यकता नहीं है। जब क्रिया की जरूरत है तब क्रिया हो, जब विश्राम की जरूरत हो तब विश्राम हो, जब भोजन की जरूरत हो भोजन हो, भोजन की जरूरत ना हो तब भोजन ना हो। सात्विकता यही है। तो विशुद्ध सात्विकता यही है, उसको किसी भी कर्मकांड में उलझाना नहीं। व्यवहारिक जीवन यही है कि संतुलित जीवन जिए, और ज्ञान की बातों को बहुत उलझाना नहीं है। सहज जीवन और एक सचेतन जीवन जो है वही व्यवहारिक जीवन हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हो सकता है पूरी तरह हमारे अंदर ना बैठें, लेकिन उनको बौद्धिक रूप से ही समझकर अगर हम देखें तब भी बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी देख सकते हैं। बाकी तो वही होगा जो होना है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात है।